नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत। बाजार के शिकंजे में सिविल सेवा परीक्षा दैनिक जागरण। इजरायल पर अमेरिकी रुख से असमंजस की स्थिति दैनिक भास्कर। अप्रत्याशित प्रगति बिजनेस स्टैंडर्ड। अब आर्टिकल विस्तार से। बाजार के शिकंजे में सिविल सेवा परीक्षा दैनिक जागरण। डॉक्टर विजय अग्रवाल लेखक सिविल सेवक रहे। पिछले दिनों एक फिल्म आई 12th फेल। एक चंबल क्षेत्र के गांव में रह रहे एक ऐसे निम्न मध्य वर्ग के युवक के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी है जो नकल न कर पाने के कारण 12वीं में फेल हो गया था। ध्यान देने की बात यह है कि यह फिल्म उसके जीवन पर आधारित है। इसके आधार पर फिल्मकार को फिल्म में सब कुछ मसाला डालने का मौका मिल जाता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू लाने और उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का सामाजिक सरोकार संदिग्ध हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा काफ़ी चर्चा में है। ये चर्चा कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से लेकर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक बना देने तक फैली हुई है। अच्छी बात यह है कि 1.5-2 दशक पूर्व तक लोगों के लिए लगभग अनजान सी रही है परीक्षा अब गांव-गांव तक के लोगों तक पहुंच गई है। वर्ष 1979 में पहली बार अंग्रेजी के आधिपत्य को तोड़कर सिविल सेवा परीक्षा के द्वार अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोल दिए गए थे। इससे ठीक पहले हर वर्ष लगभग 600-700 पदों के लिए 30,000 के करीब युवा आवेदन करते थे। इनमें बैठने वालों की संख्या करीब 16-17 हजार होती थी। अब पदों की संख्या अधिकतम 1,000 के आसपास है। इसके लिए लगभग 12 लाख युवा आवेदन करते हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा के लोकतंत्रीकरण का एक प्रमाण है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे जैसे ही किसी को कहीं संभावना नजर आती है, वह अपने लिए बाजार तैयार करने लग जाता है। चूंकि बाजार के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं की संख्या का पर्याप्त होना प्राथमिक शर्त होती है, इसलिए उसका यह होता है कि वह अपने लिए नए नए उपभोक्ता तैयार करे। ऐसा करने में आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सेवक को ऐसे ग्लैमरस तरीके से पेश किया जा रहा है जो सत्य से परे है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्किट हाउस को कलेक्टर के निवास के रूप में दिखाना, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी बनने के मोह में कुछ आईएएस अफसर बॉलीवुड के सदस्यों की तरह अपनी गतिविधियों को इंटरनेट मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इन सबसे बाजार ने युवाओं की आंखों में आईएएस बनने के सपने की फसल बोने में सफलता प्राप्त कर ली है। चूंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग का मॉडल पहले से ही मौजूद था, इसलिए आईएएस की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए किसी स्वरूप पर विचार करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे जगह जगह कोचिंग सेंटर खड़े होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वरूप से लेकर छोटे छोटे ट्यूशन टाइप के संस्थान तक, इन सबके मिलने जुलने प्रयासों ने युवाओं के मन में यह बात बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली कि कोचिंग के बिना इस कठिन परीक्षा की वैतरणी को पार करना लगभग असंभव ही है। बाजार तरह तरह से यह बताकर कि तुमसे न हो सकेगा, वो उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए यह सरल सी प्रक्रिया को भी पहले अत्यंत जटिल बनाता है, फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के स्वरूप का इतना मशीनीकरण कर दिया गया है कि परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा कोचिंग के अभाव में स्वयं को अत्यंत असहाय पाने लगा है। इससे न केवल युवाओं के बीच होने की गलाकाट प्रतियोगिता बढ़ गई है, बल्कि ऐसी प्रतियोगिता कोचिंग संस्थानों के बीच भी होने लगी है। एन केन प्रकार किसी भी हालत में युवाओं को अपने यहाँ दाखिला लेने के लिए आकर्षित करने की होड़ शुरू है। परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सफल उम्मीदवारों को अपने यहाँ का विद्यार्थी बताकर उनकी सफलता का श्रेय लेने की प्रवृत्ति ने विज्ञापन को काफ़ी कुछ हास्यास्पद बना दिया है। इसके फलस्वरूप कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कुछ कोचिंग संस्थानों पर आईएएस बनाने का हवाई दावा करने के आरोप में आर्थिक जुर्माना तो लगाया, तो कई को नोटिस भेजा। यहाँ एक सीधा सा प्रश्न ये उठता है कि जब कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों के नाम और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में छापकर उन्हें अपने यहाँ का छात्र बता रहे होते हैं, तो ताजे ताजे सिविल सेवक बने हमारे युवा इस पर आपत्ति क्यों नहीं करते। उनकी चुप्पी मन में संदेह पैदा करती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वर्ष 2018 बैच के टॉपर कनिष्क कटारिया एकमात्र ऐसे युवा थे जिन्होंने सीधे सीधे इस तरह के विज्ञापन को नकारते हुए उस पर आपत्ति जताई थी। देश में सिविल सेवा परीक्षा के एक ऐसे सम्मोहक मायाजाल की रचना
कर दी गई है, जिसके सामने विवेक ने हथियार डाल दिए हैं। पात्रता और योग्यता का अंतर मिट गया है। सालों साल कोशिश करने के बावजूद, सफलता से कोसों दूर रहने के बाद भी वे अपने निर्णय पर तर्कपूर्ण तरीके से पुनर्विचार करने को तैयार नहीं होते। ट्वेल्थ फेल फिल्म की हार नहीं मानूंगा जैसी पंक्तियां उन्हें उकसाती रहती हैं, लेकिन वह थोड़े समय तक ही टिकती हैं। इसके बावजूद बाजार अपने पूरे जोर पर है, साथ ही युवाओं का जोश भी। अब प्रतीक्षा एक ऐसी फिल्म की है जो नौजवानों के विवेक को जागृत करके सही निर्णय लेने में उनकी सहायता कर सके। इजरायल पर अमेरिकी रुख से असमंजस की स्थिति। दैनिक भास्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच अब मतभेद सार्वजनिक होने लगे हैं। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इजरायल के इतिहास में ऐसी अड़ियल नेतृत्व पहले कभी नहीं आया था और हमास पर हमले के अभियान के कारण यह देश अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोने लगा है। उधर नेतन्याहू ने माना कि अमेरिका से हमास के खात्मे के बाद क्या के सवाल पर मतभेद है। बहरहाल उनका विश्वास है कि ये मतभेद खत्म कर लिए जाएंगे, लेकिन दुनिया इस बात से चिंतित है कि क्या दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति और उससे उपजी मानव हिंसा को पूरी तरह असहाय होकर देखती रहेगी। फिर क्या मतलब है। यूएनओ और इस जैसी तमाम क्षेत्रीय संस्थाओं का बाइडेन के इस बयान के 72 घंटे पहले ही अमेरिका ने यूएन महासचिव के असाधारण प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल कर खारिज कर दिया, जिसमें संस्था के संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत तत्काल युद्ध विराम का प्रावधान है। ये इसका नतीजा यह हुआ कि उत्साहित होकर इसराइल ने हमले बढ़ा दिए। अभी तक इस युद्ध में 17,000 लोग मारे गए। अमेरिकी वीटो ने एक बार फिर यूएन की प्रासंगिकता ही नहीं, अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। मुद्दा मात्र एक है कि गलती किसी की भी हो, क्या नरसंहार जारी रहेगा। अप्रत्याशित प्रगति। बिजनेस स्टैंडर्ड। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें संस्करण COP28 की मेजबानी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख भी हैं, और इस बात ने कई लोगों को चिंतित कर दिया था कि जीवाश्म ईंधन ईंधन की खपत का बचाव इस कॉप में ज़रूरत से कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। परंतु सख्त बातचीत के बाद एक दिन की देरी से हुई COP28 घोषणा में एक कदम आगे बढ़ने में मदद मिली। हालांकि यह घोषणा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित छोटे द्वीपीय राज्यों की सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त या चरणबद्ध ढंग से कम करने की मांग को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अंततः इसने सभी देशों का आह्वान किया कि वे ईंधन व्यवस्था में जीवाश्म ईंधन से दूर जाएं। यह काम व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से करने की बात कही है। यह भी कहा गया है कि इस अहम दशक में इसकी गति तेज की जाए। यह भाषा इस सप्ताह के आरंभ की तुलना में अधिक दबाव वाली है। उस समय कुछ देश, खासकर सऊदी अरब, जीवाश्म ईंधन से संबंधित किसी भी बात को रोकने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहा था। परंतु COP28 के बिना किसी मसौदा निर्णय के समाप्त हो जाने की आशंकाओं के बीच आखिरकार एक सहमति बनी। यह आशंका इसलिए उत्पन्न हुई थी कि कुछ वार्ताकारों ने बिना जीवाश्म ईंधन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल COP28 के अंतिम मसौदे के दो तत्व मौजूदा जीवाश्म ईंधन कंपनियां और निर्यातकों की रुचि का विषय हैं। पहला यह है कि दूरी दूरी बनाने की बात ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन तक सीमित है। कई बड़ी पेट्रोकेमिकल्स कंपनियों की भविष्य में योजनाएं तरल से केमिकल्स पाइपलाइन पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब की अरामको ने 2022 में प्रतिदिन 1.15 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया था। उनका अनुमान है कि 2030 तक 40 लाख बैरल रोजाना के बराबर हिस्सा केमिकल उत्पादन के लिए अलग रखा जाएगा। दूसरा, अंतिम मसौदे में एक खास संदर्भ ईंधन बदलाव से संबंधित है। एक यह प्राकृतिक गैस से संबंधित है। यह परिशोधित पेट्रोलियम की तुलना में 70% कार्बन और एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में 50% उत्सर्जन करती है। इन वार्ताओं में भारत सरकार की वास्तविक स्थिति का अनुमान केवल नतीजों से ही लगाया जा सकता है। यह बात ध्यान देने लायक है कि अंतिम बातों में कोयले से बनी बिजली से जुड़ी भाषा को शिथिल कर दिया गया। इसमें कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध ढंग से कम करने की गति बढ़ाने की बात कही गई, जबकि पहले कहा गया था कि कोयले का इस्तेमाल तेजी से कम किया जाएगा और नई कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने से रोक लगाई जाएगी। शायद ये बदलाव भारतीय वार्ताकारों की ओर से जताई गई चिंताओं की वजह से किया गया, जिन्होंने बहुपक्षीय जलवायु मंचों पर घरेलू कोयला क्षेत्र का बचाव करना जारी रखा है। उल्लेखनीय बात है कि भारत ने नाभिकीय ऊर्जा, जलवायु और स्वास्थ्य समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन आगे चलकर
भारत में नीति निर्माता इस विषय में अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। उस लिहाज से भारत और चीन ने अंतिम शब्दावली को सीधे तौर पर जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन बदलाव से जोड़ा ताकि 2050 तक विशुद्ध शून्य का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह घरेलू लक्ष्यों से दशकों पहले है। दो अन्य उल्लेखनीय रियासतों में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करने के संदर्भ की अनुमति देना भी शामिल है। चूंकि यह पशुपालन से बड़ा है, इसलिए भारत में यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील मसला है। वे समझौते जिन्हें विकासशील देशों को भी अगले वर्ष अगले दौरे के लक्ष्य में प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें भी महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था व्यापी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के साथ सामने आना चाहिए। यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्षेत्र पर संकीर्ण ध्यान से काफ़ी अलग है। जाहिर है, समझौते की भाषा हर किसी को संतुष्ट नहीं करेगी, लेकिन यह एक अग्रगामी कदम है। जीवाश्म ईंधन का अंत पहले भी वैश्विक सहमति का हिस्सा नहीं रहा था और COP 28 अनुमान से अधिक सफल रहा है। धन्यवाद।